प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। आज मैं इसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांटा है। सेकंड जो पार्ट है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र का क्षेत्र आज मैं इस पर अध्ययन कराऊंगा। अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं या 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वह कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। सेकंड, अर्थशास्त्र की प्रकृति। या स्वभाव। क्या है। यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरा बिंदु है इसमें अर्थशास्त्र की सीमाएं। क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। 3 बातें इसके अंतर्गत आती हैं। मैं इन तीनों ही बातों का अलग अलग अध्ययन कराऊंगा। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उन सभी
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की परिधि में की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम 5 भागों में बांटते हैं। और नंबर 1 उपभोग यानी कंजप्शन, नंबर 2 उत्पादन यानी प्रोडक्शन, नंबर 3 विनिमय यानी एक्सचेंज, और नंबर 4 वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 5 आता है इसमें राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, पूरा अर्थशास्त्र इन्हीं 5 बिंदुओं के चारों तरफ घूमता है। तो सर्वप्रथम मैं उपभोग के बारे में बता रहा हूं। नंबर 1 उपभोग। और उपभोग को हम बोलते हैं कंजप्शन। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवश्यकताओं और उनसे प्राप्त संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है, उपभोग कहलाता है। उपभोग के अंतर्गत उत्पत्ति प्रकृति, तुष्टिगुण तथा इससे संबंधित नियम जैसे क्रमागत तुष्टिगुण, ह्रास नियम, समसीमांत तुष्टिगुण आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आम भाषा में उपभोग जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं या जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं या जिनको ग्रहण कर रहे हैं, उसे हम उपभोग कहते हैं। पहली वाली जो मैंने परिभाषा दी है वह किताबी है, और दूसरी जो मैंने कहा है यह अपन समझने के लिए है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है और वह है उत्पादन। और उत्पादन को आप खुद ही समझते हैं कि उत्पादन क्या है। जो कुछ भी हम पैदा कर रहे हैं वह उत्पादन है। लेकिन किताबी भाषा में आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं से होती है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग है। इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे और किन किन साधनों से होता है तथा उत्पादन के विभिन्न साधन
अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन का, उनके लक्षणों का, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के उपायों का, उत्पत्ति के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। तीसरा बिंदु इसमें आता है विनिमय। विनिमय विनिमय यानी एक्सचेंज। विनिमय एक्सचेंज से ही आप समझ गए होंगे कि जो कुछ लेन देन की क्रियाएं हैं वह विनिमय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन किताबी भाषा में विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है तथा क्रय विक्रय अधिकतर मुद्रा द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। विनिमय के अंतर्गत बाजार में या बाजार दशाओं में वस्तु कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट इसमें आता है वितरण। और वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम तथा उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रयत्नों के पुरस्कार का निर्धारण एवं उसका बंटवारा ही वितरण का अध्ययन है। यहाँ प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार उन्होंने जो कहा है वह कहते हैं उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए, यही वितरण की समस्या है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। जिसे हम पब्लिक फाइनेंस यानी पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त भी इसे बोलते हैं। राजस्व को हम लोक वित्त भी बोलते हैं। और राजस्व अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उस विषय सामग्री के अंतर्गत 5 जो भाग हैं वह है उपभोग,
उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व को मैंने आपके समक्ष अलग अलग समझाया है। अब बात यहाँ आती है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। दूसरा बिंदु यहाँ आता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है या प्रकृति क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र की प्रकृति। यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो देखिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, अथवा विज्ञान और कला दोनों। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और कला का अर्थ क्या है और दोनों में किस प्रकार का भेद है। चूंकि ज्ञान की दो शाखाएं हैं, विज्ञान और कला। चलिए ये भी समझते हैं। सबसे पहले ज्ञान, और इसे हम बोलते हैं नॉलेज। ज्ञान की दो शाखाएं, फर्स्ट, सेकंड। पहली विज्ञान, जिसे हम साइंस बोलते हैं। दूसरी कला, जिसे हम आर्ट बोलते हैं। अब बात आती है ज्ञान की दो शाखाएं, विज्ञान और कला। तो बात आती है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान प्रकाशदाता है। विज्ञान क्या है? प्रकाशदाता। कला क्या है? फलदाता। कला है फलदाता। विज्ञान है प्रकाशदाता, तो कला है फलदाता। अब बात आती है कि इस विज्ञान को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला, दूसरा। पहला वास्तविक विज्ञान, यानी वास्तविक विज्ञान, जिसे हम पॉजिटिव साइंस, और दूसरी आदर्श विज्ञान, आदर्श विज्ञान, जिसे हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। लेकिन वास्तविक विज्ञान
और आदर्श विज्ञान, इनमें वास्तविक विज्ञान बात आती है यहां क्या है, वास्तविक विज्ञान क्या है, व्हाट इज। और आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दोनों ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक क्या है, दूसरा क्या होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मुझे विज्ञान का अर्थ समझना होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान का अर्थ समझना होगा। तो विज्ञान का अर्थ समझने के लिए मैं इसे हटाता हूं और अब एक एक चीज को मैं आपके साथ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके समस्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी समस्याएं आपके समक्ष आती हैं, उन सभी समस्याओं को आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। मैं हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करता हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान क्या है? तो देखिए, किसी विषय के नियमबद्ध व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहां प्रोफेसर कोडनकेयर जो कहते हैं, यह प्रोफेसर कोडनकेयर के अनुसार विज्ञान क्या है वह बताता हूं। तो प्रोफेसर कोडनकेयर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बनना है जिस प्रकार कि एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों को संग्रह करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं कहा जा सकता है। विज्ञान का ज्ञान या विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जिसमें निम्न शर्तें या निम्न शर्तों को पूरा किया जाता है। नंबर 1, इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। नंबर 1, इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। सब। नंबर 2, इसके अपने नियम
इसके अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत होने चाहिए। नंबर 3 यानी पॉइंट 3, ये सिद्धांत कारण और परिणाम को संबंधित करने वाले होने चाहिए। संबंधित करने वाले होने चाहिए। नंबर 4, ये नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करने वाले होने चाहिए। नंबर 5, उनमें तथ्यों को मापने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर 6, उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। तो बात आती है कि विज्ञान का जो अध्ययन है वो 6 भागों में, यानी इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए, तब हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। दूसरा, इसके अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए, तो हम विज्ञान कह सकते हैं। तीसरा, ये सिद्धांत कारण और परिणाम को संबंधित करने वाले होने चाहिए, तो हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। चौथा, ये नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करने वाले होने चाहिए, तो हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। पांचवा, उनमें तथ्यों को मापने की शक्ति होनी चाहिए, तो भी हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। और छठा, उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये गुण हैं तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान होगा। अब देखिए, इसको एक एक करके क्लियर करते हैं।
बात यहां फिर आती है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? यहां फिर एक नई चीज आ जाती है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? यह बात आती है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? अब ये प्रश्न एक नया खड़ा हो गया। पहले प्रश्न था विज्ञान का अर्थ, लेकिन अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं? तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, यह सिद्ध करना है। तो देखिए, यानी इज इकोनॉमिक्स ए साइंस, अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के लिए या मानने के पक्ष में निम्न तर्क हम प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम तथ्य जो देंगे वो होगा विषय का क्रमबद्ध विवेचन। नंबर 1, विषय का क्रमबद्ध विवेचन। क्रमबद्ध विवेचन यानी सिस्टेमैटिक स्टडी। अब देखिए, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय सामग्री उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व में क्रमबद्ध रूप से विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, नंबर 2, सिद्धांतों का वर्णन। नंबर 2, सिद्धांतों का वर्णन, यानी क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का वर्णन। अर्थशास्त्र के अपने कई नियम हैं, जैसे क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम, जो कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं। अगर क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम, जो कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं, तो हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन। सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन
जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। अब देखिए, सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन, इसमें अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करते हैं, जैसे क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र की मानवीय प्रकृति पर आधारित है, संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से लागू होता है। क्या कहा? अर्थशास्त्र के कुछ नियम जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है, प्रतिपादन है किया है उनका, और उनमें क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र की मानवीय प्रकृति पर आधारित है। यह नियम संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से लागू होता है। अगर यह नियम समान रूप से लागू होता है तो हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है और वह है मुद्रा का मापदंड। मुद्रा का मापदंड यानी मीनिंग रोड ऑफ मनी। मीनिंग रोड ऑफ मनी, मुद्रा का मापदंड। अब देखिए, मुद्रा का मापदंड क्या है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस निश्चितता व सत्यता को प्रकट करने में सहायता करती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का मापदंड परिणामों को निश्चित रूप प्रदान करने में सहायता करता है। इसके बाद पांचवा बिंदु आता है भावी अनुमान, जिसे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कहते हैं। और भावी अनुमान यानी अर्थशास्त्र में अन्य विज्ञानों की भांति भावी अनुमान लगाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में गणित, अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग होने के कारण इसे विज्ञान की भविष्यवाणी करने की शक्ति का अत्यधिक विकास हो चुका है। इससे विज्ञान की भविष्यवाणी करने का अत्यधिक विकास हो चुका है। यानी गणित, अर्थमिति और सांख्यिकी, ये तीनों ही मिलकर के अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान ना मानने की विपक्ष में तर्क। अब तक केवल मैंने पक्ष में तर्क दिए हैं। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि साहब अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, तो उनकी बातों को भी देखते हैं थोड़ा। वो क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र को विज्ञान ना मानने के विपक्ष में जो तर्क दिए हैं उसमें क्या है, निम्नलिखित तर्क देकर अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना गया है। और इसमें पहला तर्क है, अर्थशास्त्र में
मत भिन्नता। नंबर 1, अर्थशास्त्र में मत भिन्नता। यानी आर्थिक सिद्धांतों के विषय में अर्थशास्त्रियों के मतों में भिन्नता पाई जाती है। अर्थशास्त्र में निश्चितता का अभाव है, जबकि विज्ञान सुनिश्चित करता है या विज्ञान सुनिश्चित होता है। उसमें तथ्य के विषय में मत भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता। नंबर 2, मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, यानी अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते, जबकि वैज्ञानिक नियम पूर्ण रूप से सत्य और निश्चित होते हैं। तो पहला, अर्थशास्त्र को विज्ञान का मानने का विपक्ष में जो तर्क है वो है अर्थशास्त्र में मत भिन्नता। दूसरा है मानव व्यवहार का अध्ययन, और तीसरा बिंदु है इसमें आंकड़े बदलते रहते हैं। नंबर 3, आंकड़े बदलते रहते हैं। यानी आर्थिक विषयों से संबंधित परिस्थितियां बदलती रहती हैं। फलस्वरूप अर्थशास्त्र के नियम जो एक समय विशेष के संबंध में बनाए जाते हैं, वे दूसरे समय की स्थितियों में लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार इन आंकड़ों पर आधारित आर्थिक नियम ना तो सही होते हैं और ना ही स्थायी होते हैं। इसलिए भी हम अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। चौथा बिंदु है इसमें, और वह है मुद्रा का मापदंड शुद्ध न होना। मुद्रा का मापदंड शुद्ध नहीं होना। मुद्रा के मूल्य में स्वयं ही परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मुद्रा आर्थिक क्रियाओं का सही मापक नहीं है। शुद्ध मापक के अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जाता है या विज्ञान नहीं माना जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से अर्थशास्त्र विज्ञान होने के विरोध में दिए गए तर्क व्यवहारिक
नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। वैज्ञानिक रीति के प्रयोग परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के योग्य हो जाता है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है। जबकि ये लोग जो अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनके तर्क ये है कि अर्थशास्त्र में मतभिन्नता है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, आंकड़े बदलते रहते हैं, मुद्रा का मापदंड शुद्ध नहीं होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए या इसका जो विवेचन किया है, उस विवेचन के फलस्वरूप अर्थशास्त्र को हम एक विज्ञान या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। वैज्ञानिक रीति के प्रयोगों परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के योग्य हो जाता है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है। अब मैं आपको कल इसी अध्याय का तीसरा पार्ट, जो तीसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा और उसमें क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है ये बताऊंगा, और इसकी आलोचनाएं। इतना ही। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियोज बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और जो मेरे ये नोट्स हैं, ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको बराबर पढ़ने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।